नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। त्रावड़ी पत्रकार एकता मंच के साथ प्रेस मिलन कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेश वैद तीखे सवालों के दिए आसान जवाब और बीजेपी सरकार पर जमकर की निशानेबाजी। कहा, बीजेपी सरकार ने देश व प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया, ना रोजगार है ना विकास है। पत्रकार एकता मंच के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जागड़ा जी, त्रावड़ी पत्रकार एकता मंच के उप प्रधान राजकुमार खुराना जी, हमारे साथी संदीप रोहिला जी, संदीप कटारिया जी, संदीप जोशी जी, पंकज ठाकुर जी, संजीव चौहान जी, सुभाष सचदेवा जी तथा प्रोफेसर राजेश वैद जी के राजनीतिक साथी एडवोकेट विश्वनाथ शर्मा जी तथा अनिल लाहौर जी। त्रावड़ी पत्रकार एकता मंच की ओर से आज हमारे पत्रकार मिलिए प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश वैद जी, जो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र से करते हैं। सबसे पहले त्रावड़ी पत्रकार एकता मंच के यहाँ कार्यक्रम में पधारने पर हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं प्रधान वीरेंद्र जागड़ा जी से, उप प्रधान राजकुमार खुराना जी से, संदीप रोहिला जी से, कटारिया जी से, जोशी जी से, ठाकुर जी, सुभाष सचदेवा जी से, संजीव चौहान से स्वागत करें, उनका देकर उनको स्वागत करें। पीछे से कर ले बेटे, पीछे से दोनों से एक करके कर ले, कोई दिक्कत नहीं। दूर से आगे ना, पीछे ले ले, पीछे ले ले, पीछे आगे ले, राइट से ले। इसमें ले ले। हाँ, अब इसमें आप जानते हैं कि पत्रकार और पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ है और देश का भविष्य बनाने में, किसी भी नेता का भविष्य बनाने में या किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में पत्रकार की बड़ी अहम भूमिका रहती है। राजनीति करने वाले नेता और पत्रकार का जो संबंध है वो एक तरह से दामन चोली का होता है, लेकिन बहुत कम चांस ऐसे मिलते हैं जब देखने में आता है कि आपके बीच कोई शिक्षित, पढ़ा लिखा और एजुकेटेड पर्सन जब आपके बीच कोई राजनीति के माध्यम से यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए पहुंचता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश वैद वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगा। प्रोफेसर राजेश वैद MA और PhD धारक है और बहुत कम लोग आपको ऐसे शिक्षित दिखने को मिलेंगे जिन्होंने PhD की होती है। शिक्षित लोगों की आज की राजनीति में बहुत जरूरत है, क्योंकि जब एक नेता पढ़ा लिखा होगा तो आम जनमानस की समस्याओं को समझता है और जब उसकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो उन आम जनमानस की समस्याएं जो है वो सरकार तक भी पहुंचाता है। यानी कि आपको फायदा तभी मिल पाता है जब आपका नेता शिक्षित हो। प्रोफेसर राजेश वैद जी का जो राजनीतिक कैरियर था वो 2007 में देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से शुरू हुआ था, जब इन्होंने एक युवा नेता के रूप के अंदर जो है छात्र राजनीति में अपना कदम रखा था। उस समय ये अध्यक्ष बने गए और 2009 के अंदर ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में आते ही इन्होंने सिरसा लोकसभा से, हालांकि बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय 1 लाख से भी अधिक मत लेकर इन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि सिरसा खासतौर पर देवीलाल जी का गढ़ था और उन्होंने 1 लाख मत हासिल करके वहां के राजनीतिक दलों को चुका दिया था। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ऐसे शिक्षित नेताओं की जरूरत थी, क्योंकि प्रोफेसर राजेश वैद जी का जो राजनीतिक जीवन था वो एक छात्र प्रधान के रूप में स्टार्ट हुआ था। इसलिए प्रोफेसर राजेश वैद जी को
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने साथ जोड़ लिया। और जब हरियाणा के अंदर 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीएचडी धारक प्रोफेसर राजेश वैद को हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और हमें खुशी है कि आज प्रोफेसर राजेश वैद जी नीलोखेड़ी में अपना स्थायी निवास बनाकर यहाँ के लोगों के बीच पहुंचकर उनकी जन समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जब भी कांग्रेस का राज हरियाणा में स्थापित होगा तो वह लोगों की सेवा जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर राजेश वैद एक ऐसे समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है, वाल्मीकि समाज से हैं। और आप तो जानते हैं कि भगवान वाल्मीकि ने एक ऐसा महाकाव्य रामायण ग्रंथ रचा था जो आज पूरे विश्व को रोशनी दिखा रहा है। और ऐसे युग की उन्होंने कहानी लिखी थी जो हमेशा लोगों को मर्यादा, संयम और सच्चाई का रास्ता दिखाती है। ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रोफेसर राजेश वैद जी। तो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं और आज आपके सवालों का ये जवाब देने के लिए त्रावणी पत्रकार एकता मंच के बीच जी आज पहुंचे हैं। मैं फिर से इनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं और प्रोफेसर राजेश वैद जी से आग्रह करता हूं कि वो दो शब्द जो है शुरू के अंदर वो जरूर हमारे पत्रकार साथियों के बीच में करें। त्रावणी एकता पत्रकार मंच के विनम्र बुलावे पर हमारे बड़े भाई जो पत्रकार के साथ साथ समाज सेवक भी हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई हरीश चावला जी, जांगड़ा साहब जी और प्रधान जी है जांगड़ा जी, और उप प्रधान राजकुमार खुराना जी, रोहिला जी, संजीव चौहान जी, संदीप जोशी जी, सचदेवा जी और संदीप कटारिया जी और मेरे साथी एडवोकेट विश्वनाथ शर्मा जी, अनिल लोड जी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का मुझे सम्मान देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस देश में आम जनता की अगर किसी से उम्मीद है तो वो मीडिया से है। हमारे संविधान में मीडिया को चौथा मजबूत स्तंभ माना गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और आज जनता और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के पदों पर जो विराजमान है और आम जनता की उम्मीद आज मीडिया से है। और ये भी बिल्कुल ही सत्य बात है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है उसका तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है, लेकिन जो स्थानीय मीडिया है, जो जिला स्तर पर है, जो ब्लॉक स्तर पर है, तहसील स्तर पर है, उस मीडिया के हमारे भाइयों ने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई हुई है कि वो निष्पक्ष होकर और बड़ी दबंगता के साथ सच्चाई का आईना इस जनता को दिखाते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जो हमारे जो सबसे जो निचले तबके की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और तमाम दलों को बिना किसी भेदभाव के तवज्जो देने वाले हमारे लोकल मीडिया कर्मियों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि भाई साहब हरीश चावला जी ने बताया कि मैं वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी थे और वो सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान भी रहे जिला के। जब चौधरी बंसीलाल जी के राज में 97-98 में सफाई कर्मचारियों की हरियाणा स्टेट लेवल की एक हड़ताल हुई थी, तो उस समय मेरे पिताजी प्रधान थे और उन्होंने बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह किया। और मैं करनाल जिला से संबंध रखता हूं और मेरा जो मकान है वो नीलोखेड़ी में है। तो मैं राजनीति में बेसिकली अकस्मात रूप से राजनीति में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ
और मैंने करीब 17 साल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षण कार्य किया। मैं प्रिंसिपल भी रहा कॉलेज में, और मेरी करीब 24 किताबें नई दिल्ली से साहित्य केंद्र पब्लिशर है, मेरठ में सूर्या पब्लिकेशन मेरठ है, और स्पोर्ट्स पब्लिकेशन नई सड़क नई दिल्ली दरेगंज में है। तो मेरी 24 किताबें अब तक छप चुकी है और 18 रिसर्च पेपर भी मेरे प्रकाशित हो चुके हैं, और मैंने पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की है। और इस दौरान काफ़ी जगह पर जाने का मौका मिला। मैंने यूके में भी, लंदन में भी अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, तो वहाँ पर जाने का भी अवसर मिला। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कि अगर आप वास्तव में समाज के निचले तबके तक अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं और हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, आप सच्चे हृदय से जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे सशक्त माध्यम राजनीति है। अगर राजनीति में अच्छे लोग आए और कुछ करने का जज्बा रखने वाले लोग आए, तो मैं समझता हूं कि इस देश और प्रदेश को तरक्की करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन बड़े दुख और विडंबना है कि कुछ ऐसे लोग जो बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं, और आज जनता राजनीतिज्ञों से कतराने लगी है। उसका मुख्य कारण यही है कि बहुत से लोग जो कई वर्षों से रिजेक्ट करने के बाद भी जनता ने नकार चुकी है, जो 4-4, 5-5 बार चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी वो लालायित रहते हैं, उनकी कामना रहती है कि वो विधायक बने। तो मेरी तो परमपिता परमेश्वर के चरणों में ये प्रार्थना रहती है कि हम जब तक जनता की सेवा कर सके, जनता के बारे में सोच सके, सच को उजागर कर सके, तब तक आप हमें ताकत देना राजनीति में रहने की, अन्यथा हमारे को ताकत मत देना। अगर हमारे अंदर जज्बा नहीं है, काम करने की लगन नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो हमें परमात्मा इस लाइन से दूरी रखे। तो हम तो इस सोच के साथ राजनीति में आए हैं। से मिलिएगा, पहला सवाल आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने अपना राजनीतिक कैरियर छात्र जीवन से शुरू किया, आप प्रधान रहे यूनिवर्सिटी के। तो मेरा सवाल सबसे पहले आप ये है कि आपने नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही क्यों चुना? देखिए, 2009 में मैंने सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ा जी, और उस समय बीजेपी और हजका बहुत पीछे थी। तो मैं तीसरे नंबर वोट लेकर, 1 लाख वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहा, कांग्रेस के और इनेलो के बाद। तो वो इतने विनम्र है, उनका मुझे बुलावा आया कि भाई आप वाल्मीकि समाज से हैं, और वो वाल्मीकि समाज को लेकर चिंतित है। वो चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग आगे बढ़े, उन्हें हक मिले। तो इसी उम्मीद से उन्होंने कि भाई एक सफाई कर्मचारी का बेटा है और पीएचडी है, वो मेरी शिक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप कांग्रेस पार्टी में आकर सेवा दीजिए। तो मैंने उनको अपना नेता माना, और तब से 2009 से उनके साथ जुटे हुए हैं। जहाँ जहाँ वो ड्यूटी लगाते हैं उसको निभाते हैं। वो बड़े ही विनम्र, बड़े शालीन और चीज़ों को समझ कर चलने वाले नेता है। इस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक ऐसे नेता है जो राष्ट्रीय स्तर पर गिने चुने राजनीतिज्ञों में आते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनका इतना आदर सत्कार करते हैं। तो आज वो किसान नेता के रूप में पूरे देश में, अभी हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन था, तो राष्ट्रीय महाधिवेशन में भी जो रायपुर में हुआ छत्तीसगढ़ में, मैं भी उसमें शामिल हुआ था। तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में ही किसानों से जुड़े जो मुद्दे थे वो उसके चेयरपर्सन थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता से जुड़े हुए हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करने वालों को तवज्जो देते हैं। अच्छा, जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है नज़दीक, आगे फिर अगले साल हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव है। भाजपा राहुल गांधी पर आक्रामक है, और इधर हाई कोर्ट ने जो सीबीआई में हुड्डा साहब का केस चल रहा था उसमें वो जज को हटा दिया, और अब एक नई जज की नियुक्ति है।
क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी हरियाणा में भी हुड्डा साहब पर कोई शिकंजा कसने जा रही है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये तो सबको पता है, ये जग जाहिर हो चुका है कि हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी स्वयं कहते हैं कि भाई एक जज के अभी माथे पर कुछ है तो उसको ठीक कर देंगे, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ये बात बची नहीं है कि इनका संवैधानिक संस्थाओं पर ये दबाव बनाने का काम करते हैं, उन पर ये अंकुश लगाना चाहते हैं। लेकिन हमें न्यायपालिका पूर्ण विश्वास है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो पूरे विश्व में निष्पक्षता के लिए और अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। अभी इतने सालों से, पिछले 9 साल से हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी न्याय प्रक्रिया को झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस केस में कुछ है ही नहीं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। अगर व्यक्ति बेदाग है, उसके कोई खोट नहीं किया है, तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अभी आपने मनोहर लाल जी की एक जज के प्रति तलख टिप्पणी की, आपने भी जिक्र किया, लगता नहीं है कि हुड्डा साहब को कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं बीजेपी की कि इनको अंदर ठोका जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना कि 9 साल से अगर ये ऐसा चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। जब आपके खिलाफ कुछ सबूत ही नहीं है, वो कई न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे हैं और अंडर प्रोसेस है अभी मामला, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन कोर्ट की है वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर कोई डिसीजन देने में भी सक्षम नहीं हूँ। हमें न्यायपालिका पूरा विश्वास है और ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता तो ऐसी भाजपा की मंशा कि वो चाहती है कि, क्योंकि हुड्डा साहब पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस के पक्ष में मोर्चा उठा रखा और कांग्रेस को पूरे हरियाणा में उन्होंने उठाया भी है, और आपने भी देखा किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा प्रभाव हरियाणा के अंदर देखने को मिला है अगले साल विधानसभा के चुनाव में। एक सवाल है राजेश भाई जी, अगर कहीं कुछ ऐसे कोर्ट के मामले में मान लो हुड्डा साहब को कुछ सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि जो राहुल गांधी को जो सज़ा हुई है, जो सज़ा का ऐलान हुआ 2 साल का, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में मामला अर्जी की है, ऐसी तो मंशा, ऐसा तो उनको भी नहीं दिख रहा था। कांग्रेस के विष्णु नेताओं की हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, और अगर कहीं हुड्डा साहब के साथ ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस कमजोर हो जाएगी या तेजी से बढ़ेगी? देखिए चावला साहब, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, परिकल्पना से भरा हुआ क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं जो इस समय मुद्दे हैं, हम परिकल्पनाओं से परे, परिकल्पना में न जाकर, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में न जाकर, हमें जो इस समय जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी आप देखिए कि हमारे सीजीआई साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि भाई अब जो आज हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई बैठे हैं, पहलवान भाई बैठे हैं दिल्ली में, तो एक नाबालिग ने एक ऐसा आरोप लगाया है मेंबर पार्लियामेंट पर, ब्रिजभूषण शरण जी पर, बाहुबली नेता है और बीजेपी के नेता है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और सीजीआई ने कहा है कि अगर इस तरह की शिकायतें चाहे कोई आम व्यक्ति करे ना करे, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, और पुलिस को उस पर 100 काज नोटिस देते हुए एक्शन लेना होगा और कोर्ट को बताना होगा। और अगर ऐसा पुलिस करने में अक्षम रहती है तो कोर्ट का जो ब्रीचमेंट जो है ना, अपना ये अवमानना का हो जाएगा, उस पर उसको अवमानना का नोटिस दिया जाएगा उस ऑफिसर्स को, अगर जो कोई ऐसा नहीं करेगा। तो आपका मतलब ये मंशा आप जाहिर कर रहे हो कि जिस तरह से महिला खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण गर्ग पर जो आरोप लगाया, इसका मतलब भाजपा काफी महीने से बचा रही थी इनसे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, अब आप देखिए, उसने जो कमेटी में 2 लोग डाल दिए, दोनों बीजेपी के थे, योगेश्वर जी और वो बबीता फोगाट जी। तो अब उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने फ्रेज किया पहले पहलवानों ने कि हम नॉन पॉलिटिकल अपना एक मंच रखेंगे और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाएंगे, और अब उनको पछताना पड़ रहा है। अब उन्होंने इनवाइट किया है, सबका वेलकम कर रहे हैं कि सब आए और हमारी आवाज़ बने। देखिए, जब तक विपक्ष आपके साथ नहीं होगा, जब तक आपकी आवाज़ को मीडिया के साथ साथ नेता, जो विपक्ष में नेता बैठे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो इस देश में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको संविधान ने अधिकार दिए गए हैं, और आपको भी अधिकार दिया है संविधान ने कि भाई आप भी मजबूत आवाज़ बनिए। तो अब उस पर FIR हो रही है, 2 FIR हो रही है उनके ऊपर, 2 हो गई ब्रिजभूषण जी पर,
और आगे देखिए ये सलाखों के पीछे होंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी प्रोटेस्ट में शामिल हुए खिलाड़ियों के, प्रियंका गांधी भी कल परसों वहाँ पहुंची थी। अब ब्रिजभूषण गर्ग का कल शाम को जवाब आया कि इसके पीछे उद्योगपति और कांग्रेस खड़ी है। अच्छा बीजेपी की है और सारे उद्योगपति, पूरा विपक्ष, पूरी देश की जनता ये चीख कर कह रही है कि भाई ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। तो उद्योगपति तो उनकी तरफ है, सारा देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अडानी अंबानी कौन है। तो ऐसे में ब्रिजभूषण जी को चाहिए कि वो अपना एक्सेप्ट करें जो उन्होंने कुकर्म किए, अपने किए का पछतावा करें और स्वयं को सरेंडर करें, हमारी बहन बेटियों से माफी मांगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम चमकाने में लगे हुए हैं। आप उनको परेशान करते हो और जब आपके पास ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं तो आप त्यागपत्र दीजिए ना, त्यागपत्र देकर अपना जांच का सामना कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है क्या? कांग्रेस को तो पूरा विश्वास है कोर्ट पर। हमारे नेता अभी आदरणीय राहुल जी पर किया, उन्होंने तत्काल उनका देखो उन्होंने एक्शन में लिया, उनकी दस्तावेज रद्द हो गई, उनका हाउस भी खाली करा दिया, जबकि हाउस खाली कराने से पहले प्रेसिडेंट से भी परमिशन लेनी होती है। उन सब चीज़ों को दरकिनार करते उन्होंने फिर भी अपना वहाँ से हट जाना बेहतर समझा। और जनता की अब उसमें दरबार में जाएंगे, जो जनता निर्णय लेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा चलिए राजेश जी, आप करनाल जिले में नीलोखेड़ी ब्लॉक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और करनाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। तो ऐसे में एक सवाल आपसे ये है कि आज उनको 8.5 साल हो गए मुख्यमंत्री बने, तो उनकी कार्यप्रणाली के लिए 100 में से कितने नंबर देंगे आप? देखिए, आप सीएम सिटी अगर देखेंगे तो जिस भी विधानसभा से सीएम बनता है तो लोगों का वहाँ पर जीवन स्तर, वहाँ की सड़कें, पानी, लाइटें, अब आप देखिए मेन रोड को हटा दीजिए क्योंकि मेन रोड तो सारे टोल पे है। टोल वाले पैसे देते हैं जनता के, वो हमारे पैसे से चल रहे टोल पर, वो रोड छोड़ दीजिए। आप इंटरनल जो रोड है, जो लिंक रोड है, जो गाँव से छोटे छोटे गाँव से जोड़ते हैं, हालत खस्ता है। तो कहीं पर भी ये नहीं लगता कि भाई आज हम सीएम सिटी की रोड पर घूम रहे हैं जिले करनाल में, ऊपर से एनसीआर में आता है ये, और एनसीआर में आने के बावजूद और सीएम सिटी होने के बावजूद यहाँ पर कोई वो नहीं है। आप देखिए कि 25 लाख रुपए की चोरी सचिवालय से हो जाती है सीएम सिटी में। तो वो जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी बैठता है वो जगह सुरक्षित नहीं है। तो आज तक खुलासा नहीं हुआ। हाँ, खुलासा नहीं हुआ तो ये क्या मतलब कि कैसे, मैं तो इसलिए 0 नंबर दूंगा। देखिए, कानून व्यवस्था अगर ठीक हो तो कानून व्यवस्था चाहिए। जब कानून व्यवस्था ही लचर पचर है, कानून व्यवस्था की डावाडोल है, दूसरी सड़कों की बुरी स्थिति है, बिजली जो है, अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का, जिसमें वो कह रहे कि नहीं होगा नहीं होगा, नहीं दी जाएगी। तो मतलब 8 से 12 घंटे आप कुछ और भी कह सकते हैं, अब नहीं होगा नहीं होगा, इस तरह से मतलब ये जो भाषा है, मैं समझता हूँ इतने बड़े व्यक्तित्व को इस तरह से जनता को जवाब देना उचित नहीं। अच्छा, जैसे आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कितना फर्क है? देखिए, बराबरी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है, आप वहाँ के लोग तो योगी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, योगी की तारीफ वही कर रहे हैं ना जो उनके वक्त है। अभी हमारे पिछले दिनों कई हमारी बेचारी दलित बेटियों के साथ बड़ा बुरा हुआ, उसमें कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। वहाँ पर क्या है कि जब आप एक सांप्रदायिकरण करोगे, आप जब गैंगस्टर का और जो शरारती तत्व है उनका सांप्रदायिकरण करेंगे आप, तो मैं समझता हूँ उसमें कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। कानून के सामने, संविधान के सामने सब एक समान है। जाति, धर्म, रंग और भेद और लिंग से ऊपर उठकर कानून की नज़र में सब समान है। और जब ये भावना किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री फॉलो करेंगे तो वहाँ पर कानून व्यवस्था उत्तम श्रेणी की होगी। और जब तक हम सांप्रदायिकरण में लगे रहेंगे, हम एक जाति विशेष के, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो कानून व्यवस्था को ठीक नहीं मान सकते। लगता है कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में विधानसभा बन जाएगी सत्ता के रूप में। क्या चीज़ रिपीट करेंगे? सत्ता के रूप में कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में विधानसभा पहुंच जाएगी। विधानसभा अब बिल्कुल पहुंच जाएगी। तो भाई देखिए, आज हर व्यक्ति परेशान है। आप बात करें किसान की, मजदूर की, गरीब की,
दलित की, पिछड़े की, व्यापारी की, दुकानदार की, सब मायूस है। और आज एक माहौल बनता जा रहा है, एक ऐसी हवा बनती जा रही है कि कांग्रेस आएगी, उदय जी सरकार बनाने जा रहे हैं, उदय साहब सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये हर किसी की जुबान पर आज है। मैं भी अपने स्तर पर गांव में जाता हूँ, लोगों के बीच में मिलता हूँ जाके, तो एक आवाज़ आ रही है कि भाई 10 साल हुए बहुत, और इस बार बदलाव निश्चित है। तो यह आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इस बार 2024 में कांग्रेस विधानसभा में काबिज हो जाएगी, और जो भी विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं उनको पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अच्छा वैद साहब, वैसे तो शैलजा जी देखे जाएं तो हुड्डा साहब कभी कभी मंच पे इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन जब चुनावों का मौसम होता है, टिकट मामले में फिर ये दोनों गुट आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो एक स्थानीय स्तर का नेता हूँ, और ये मेरे लेवल की बात ही नहीं है। मुझे तो दोनों ही आदरणीय हैं, और मैं तो ज़्यादा ऊपर तक समझता भी नहीं हूँ चीज़ों को। मैं तो स्थानीय स्तर पर ही अपने तक सीमित रहता हूँ। तो ये तो मानते हैं ना कांग्रेस में गुटबाजी आ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सब एक है। आप देखो ना, आप कांग्रेस के अगर एक होते तो पिछली बार सत्ता आ जाती। कांग्रेस को खुद ही नहीं पता था कि हमारी 33 क्या नहीं। दोनों को बचाव कर रहे हैं आप। हर बार कोई ना कोई खामी होती है, खामियां आती है, और इन खामियों से सीखते व्यक्ति। इन्हीं खामियों की वजह से पिछली बार सत्ता आते रहेगी। ये तो पूरे उसको पता है कि भाई, ये तो पूरी जनता को पता है कि भाई अगर कुछ टिकटों का बंटवारा सही हो जाता तो निश्चित रूप से सरकार थी। चलो, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गोडल जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई मेरिट के आधार पर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, मेरिट के आधार पर टिकट दी जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष के कोटे में ये नहीं भाई इस व्यक्ति को 5 टिकटें, उसको 2 टिकटें, ये बंदर बांट नहीं होगी, ये स्पष्ट है। वैद साहब, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी का आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा। इस समय मैं समझता हूँ कि दोनों मुद्दे 50-50 है, 100% मुद्दे ही दोनों ही हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि जब आम आदमी भोजन ही नहीं कर पाएगा, भूख से बिलबिलाएगा, तो सरकार को कोसेगा ना वो। आज गैस का सिलेंडर देखिए कहाँ पर है, खाने पीने की चीज़ें, जो तेल जो 48 रुपये होता था, 15 रुपये सरसों का तेल होता था, आज 250 रुपये है। तो ऐसे ही चीनी का रेट है, पत्ती का रेट है, मतलब हर चीज़ खाने पीने की वस्तु इतनी महंगी है, सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया। तो महंगाई तो आम जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस सरकार ने महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया, बल्कि महंगाई जो 14 में थी उससे 10 गुना बढ़ गया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। आप क्या, चाहे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ले लीजिए, जो सीमेंट का बैग जो 200 का आता था, 450 का आता। सरिया का रेट जो 4000 रुपये था, आज सरिया का रेट 8000 के आसपास है। मोदी जी मन की बात का 100वां एपिसोड आज ही मना रहे हैं, तो आपने आपका शीर्ष नेतृत्व मोदी से पूछता क्यों नहीं ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर? देखिए, वो आप पूछते नहीं है, वो जवाब नहीं देते। देखिए, वो तो पता है कि आजकल तो मौन धारण किया उन्होंने, मुद्दों पर बोलते नहीं है वो। जो राहुल जी पूछते हैं वो बताते नहीं है। इन दोनों मुद्दों पे अंडानी और उसके मुद्दों पे, सब मुद्दों पर चुप रहते हैं। महंगाई का तो जो मैं बोलने से कहते थे ना, वो खुद मैं बोलने से डरते हैं, वो जवाब ही नहीं देना चाहते। और आप देखिए, जो आपने अच्छी बात कही है कि ये मन की जो 100वां एपिसोड था, ये प्योरली, हाँ, ये प्योरली जो है सत्ता की दबाव की राजनीति है। आज देखिए, हमारी एक बहन, एक दलित समाज की एक सरपंच, उसकी बेटी बीमार थी, और उसको वो ऑक्सीजन और लग रही थी, ग्लूकोज, और सेक्रेटरी ने उसको फ़ोन किया कि भाई जल्दी आओ, मन की बात सुनो, नहीं तो सरपंची जाएगी। आपने देखा होगा, आज बड़ा वायरल है। तो वो बेचारी अपना बेटी को लेके गोद में, उसका हस्बैंड उसकी बोतल पकड़ा हुआ ग्लूकोज की। तो ये हमारे देश की तस्वीर है। तो हम कहाँ के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? आज पूरे मतलब वर्ल्ड में ये पिक्चर जब गई है, BBC पर गई है, तो सब जगह हमारी देखो कितनी, क्या हमारी शो हो रही है। तो क्या ये, क्या आपके पास बीट नहीं है? तो क्या समझा लेंगे, ये मन की बात है, किसकी बात है? ये तो दुख की बात है, दुख की बात। और भी कोई साथी सवाल? सर, कर्नाटक में जो है कि 224 जो है कि सीटें हैं, और वहाँ पर आपकी सरकार बन रही है, तो क्या कहेंगे वहाँ जो कांग्रेस आधी जा रही है, जो बीजेपी आधी जा रही है, वहाँ पर क्या करना चाहिए इस बारे में? देखिए, वहाँ पर तो पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और करीब दर्जनों मंत्री कांग्रेस पार्टी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। वहाँ पर जिस तरह से लिंगायत समुदाय पर इन्होंने अटैक किया बीजेपी ने,
और वो धमका रहे हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी लोगों को, जनता को, तो जनता समझ चुकी है, अब कोई डरने वाला नहीं है, डर निकल चुका है। और इस बार आप यकीन मानिए कि इस बार कर्नाटक में तो निश्चित तौर पर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में भी भारी बहुमत से सरकार बनने की तैयारी है। क्या जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी उसका प्रभाव है? बिल्कुल है जी, ये राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश के 100 नौजवानों को, इस देश के 100 किसानों को, बेरोजगारों को एक ऐसा मार्ग दिखाया जिस पर चलकर आज हर व्यक्ति आंदोलित है। हर व्यक्ति को अब ये विश्वास हो चुका है कि इनके जो जुमलेबाजों की सरकार है इसको हिलाया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, और आज सभी वर्ग इसके लिए तैयार है। आप हल्का नीलखिड़ी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टिकट मिलती है आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, विशेष जनता आपकी तरफ आकर्षित होगी? देखिए, पहली बात तो है कि टिकट का तो हाईकमान ने देखना है किसको टिकट मिलती है किसको नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ तक बात मेरी है व्यक्तिगत है, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई राजनीति में हमारी पार्टी ने भी कहा है राष्ट्रीय महाधिवेशन में कि 50 साल से नीचे के लोगों को 50% संगठन में टिकटों में तवज्जो दी जाएगी। और मेरा अपना निजी राय है कि इस देश में बदलाव होना चाहिए। इस देश का जो 50 साल से नीचे का युवा है और शिक्षित है, एक नई राजनीति की शुरुआत हो, और जो ये लोग 4-4 बार रिजेक्ट किए जा चुके हैं उनको राजनीति से जनता को भी और राष्ट्रीय जो दल है उनको भी दूर करना चाहिए। कि आप 25-25 साल से हार रहे हो, आप तब भी टिकट मांग रहे हो, तो मैं सभी राष्ट्रीय दलों से यही है कि एक नई शुरुआत हो और नए चेहरे आगे आए, नई शक्ति के साथ, नई सफुर्ती संचार के साथ वो कार्य करें। राजेश भाई जी, थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा तरावड़ी पत्रकार एकता मंच के बारे में। आज 1.5 साल पहले जो है तरावड़ी पत्रकार एकता मंच जो है बनाया गया था, जिसमें तरावड़ी के सभी पत्रकारों को सम्मिलित किया गया और एक मत राय से जो है वीरेंद्र जांगड़ा जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस 1.5 साल में वीरेंद्र जांगड़ा जी ने केवल पत्रकार और पत्रकारिता को लेकर काम नहीं किया, बल्कि पत्रकारों के हितों, उनकी रक्षा के साथ साथ उनके धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम को लेके उसका भी एक प्रारूप तैयार किया। रक्तदान शिविर बहुत बड़ा आयोजित किया गया और एक रिकॉर्ड कायम किया गया तरावड़ी के अंदर। तरावड़ी में अब तक के रक्तदान शिविर में सबसे बड़ा रक्तदान शिविर तरावड़ी पत्रकार एकता मंच द्वारा लगाया गया। दूसरा, होली मिलन समारोह पीछे गया तो पत्रकारों ने बड़ी शिद्दत के साथ शहर के लोगों को आमंत्रण किया और एक होली समारोह की सबसे पहले शुरुआत की। ये 1.5 साल के सिर्फ कार्यक्रम बता रहा हूँ आपको। अभी पत्रकार एकता मंच की हमारी योजना है। आमतौर पे क्या होता है कि जो भी पत्रकार संगठन है वो अपने साथियों को 11 लाख का, 5 लाख का, 21 लाख का बीमा कर देते हैं। वो तब वो सुविधा उनके लिए है जब पत्रकार के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और उनके परिवार को बाद में वो राशि नसीब होती है। लेकिन पत्रकार भी एक सामाजिक मूल्य है, एक सामाजिक वस्तु है। वो भी अपने परिवार को कई बार दरकिनार करके समाज की, आप लोगों की, देश की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। लेकिन जब कभी पत्रकार के घर के अंदर उसका कोई सदस्य या फैमिली मेंबर जब कोई बीमार होता है, तो जब बात इलाज की आती है तो सारे पत्रकार संगठन अपना हाथ पीछे खींचते हैं। अब हमारी ये योजना है कि 5 लाख तक का जो बीमा है वो हर पत्रकार का करेंगे। उनके घर का कोई भी सदस्य बीमार पड़ेगा तो ये पत्रकार एकता मंच जो है उसका खर्चा वहन करेगा। हम वीरेंद्र जांगड़ा की अध्यक्षता के अंदर पत्रकारों का एक दल अभी कुछ महीने पहले कांगड़ा धर्मशाला की धार्मिक यात्रा पर गया था। ये आगे भी एक जयपुर का कार्यक्रम है और अगले माह फिर से रक्तदान शिविर की लगाया जा रहा है। गरीब विद्यार्थियों, जरूरतमंदों
गरीब बेटियों की शादी, लाचार कमजोर लोगों के इलाज करवाने की भी ये भी योजना बनाई जा रही है। सिर्फ 1.5 साल के अंदर हमने ही प्रोग्राम तय किया। तो यह त्रावड़ी पत्रकार एकता मंच भी आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, आप इस संगठन को मजबूत करके जाएंगे और ये तभी मजबूत होगा जब आप जैसे शिक्षित नेता आर्थिक तौर पर इस संगठन को मजबूत करेंगे, ताकि पत्रकारों की जो सामाजिक और कल्याणकारी योजना है वो निश्चित रूप से चलती रहें। अब मैं हमारे लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।